हम बहुत तरह का धंधा किए, सब्जी वाला धंधा किए, रिक्शा चलाया, ड्राइविंग किए, फलाना, लेकिन किक नहीं मिल रहा। आईफोन का लोगो नहीं पहचान पाए थे। हम छोकरी ले आए थे, फिर नौकरी की तलाश में गए थे। हम जो अगर कोई दिलखुश कुमार बनना चाहते हैं तो 3 चीज़ भूलना पड़ेगा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। नमस्कार, मेरा नाम केतन कुंदन है और आप GNT डिजिटल देख रहे हैं। यह जो शेर मैंने आपको सुनाया उसे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है और यह शेर उस शख्सियत पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। वह संघर्ष के रास्तों पर चलकर कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। वह बिहार के छोटे से गांव से निकलकर पूरे बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। खुद बस 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन आज उनकी कंपनी में IIT और IIM जैसे बड़े संस्थान के छात्र नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं बस चालक के बेटे और रोडवेज के फाउंडर और CEO दिलखुश कुमार की। मैं इतनी तारीफें क्यों कर रहा हूं? उसकी वजह यह है कि एक वक्त था जब दिलखुश को दिल्ली में रिक्शा चलाना पड़ा था, पटना में सब्जी बेचनी पड़ी थी, चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली तो ड्राइविंग शुरू की और आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा है। तो स्वागत है आपका GNT डिजिटल में दिलखुश कुमार जी। धन्यवाद केतन जी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, उससे पहले मैं आपको बधाई दे दूं जो आपको हाल में ही रोडवेज को फंडिंग मिली है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहां से हैं, पहली बात, और दूसरी कि रोडवेज की शुरुआत कैसे हुई और रोडवेज है क्या असल में? हम सहरसा जिला में एक गांव है बनगांव, हम वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बढ़े हैं, वहीं पढ़ाई की है। उसके बाद रोडवेज पे आते हैं। रोडवेज चूँकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पिछले 6-7 साल से हम काम कर रहे थे, तो रोडवेज उसी का एक निचोड़ है। जो मेरा एक्सपीरियंस था, पिछला अनुभव था, तो उस अनुभव में देखिए जो हमारा जो बिहार है वहाँ टैक्सी उद्योग बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे आकार में है। तो सबसे पहले हमको टैक्सी उद्योग को बड़ा करना था। तो बड़ा ये कैसे होगा? क्योंकि लोगों के बजट में जब तक नहीं आएगा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, तब तक वो बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा मार्केट उसका नहीं हो सकता है। तो अमूमन बिहार में कोई कॉरपोरेट सेक्टर है नहीं ज़्यादातर, जो लोग फ्रिक्वेंटली दिल्ली मुंबई की तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करेंगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए। वहाँ जब भी लोग ट्रेवल करते थे वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, पटना एयरपोर्ट आने के लिए या एयरपोर्ट से उतर के अपने घर जाने के लिए। तो वहाँ पे क्या है ना, लोगों को 2 वे फेयर देना पड़ता था। मतलब कोई भी टैक्सी, चाहे वो गांव से एयरपोर्ट आ रही हो या एयरपोर्ट से गांव जा रही हो, उनको जाने आने दोनों का फेयर देना होता था। तो उसमें क्या होता था, लोगों के लिए महंगा हो जाता था। उदाहरण जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, पटना से दरभंगा कोई नॉर्मल अगर पहले टैक्सी वाले जाते थे तो 4000-4200 रुपये लोगों को लगता था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक डेटा बेस्ड कंपनी बनाया जिसका काम है जो पैन बिहार में जितने भी एग्रीगेटर काम कर रहे हैं, जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स वाले काम कर रहे हैं, जितने इंडिविजुअल टैक्सी वाले काम कर रहे हैं, उनको अपने कम्युनिटी में लाते हैं और उनको कहते हैं आप जिधर जा रहे हो अपने पैसेंजर को ड्रॉप करने, उल्टी साइड में आप खाली आओगे तो वो अवेलेबिलिटी आप हमको बता दो। क्या होगा उससे, हम आपको ऐसे लोगों से मिला देंगे जिनको आपके रूट पे ट्रेवल करना हो। तो इससे क्या हो रहा है, जो टैक्सी वाले हैं वो बताते हैं हमको मैं दरभंगा से पटना खाली आने वाला हूँ। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने एप्लीकेशन पे यूजर को अवेलेबिलिटी देता हूँ जो दरभंगा से पटना एक कैब जाने वाली है। अब लोग उस कैब के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जो कॉस्ट पहले 4000 रुपये आता था वो 2300-2400 में निपट लेते हैं। अभी का जो सीन हमारा एक मॉडल ये है। दूसरा मॉडल हम लोग का लीज मॉडल भी है, जिसमें हम लोग अपनी ऑन कैब कंपनियां जो है सो अपनी लीज मॉडल पे कैब रखी हुई हैं और उसका 1 वे में कनेक्टिविटी बना के लोगों को सर्व कर रही है। तो कुल मिला के कहें ये जो प्राइस जो पहले था उसको लगभग 40% तक हम लोग कम करती हैं। और इससे फायदा ये होगा जो जब लोगों के बजट में कोई चीज आने लगता है तो यूजर बढ़ने लगते हैं और वो उद्योग बड़ा होने लगता है। तो मोटिव ही हमारा यही है जो हम प्राइस को इतना कन्वीनियंट कर दें जो एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके। तो रोडवेज के साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए, आपको क्या कितने लोगों की सर्विस दी आपने अभी तक? अभी हम लोग रिसेंटली 7 महीना हम लोगों को हुआ है अभी इसको रोडवेज को लॉन्च किए हुए। 7 महीना में लगभग 2.25 लाख लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आए
सर्च करने के लिए, अपने रूट के लिए। लेकिन अभी हम लोग बहुत सारे रूट पे काम कर रहे हैं, तो हर रूट पे अवेलेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, तो एप्लीकेशन पे ही दिखा देते हैं जो अभी आपके रूट पे काम कर रहा है। लेकिन ये 2.25 लाख लोगों का प्लेटफॉर्म पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये दिखाता है जो कितनी लोगों को नीड्स है। अगर वास्तव में प्राइस इस हिसाब से कन्वीनियंट हो जाएगी तो कितना लोग यूजर बन सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट बन सकता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी हम लोग 18-19 लोगों का टीम हो चुका है। इस मंथ और टीम हम बढ़ा रहे हैं। हम अभी रिसेंटली फंड रेज किए हैं जिसमें हम लोगों को $50,000 से अधिक, लगभग 46 लाख के आसपास हम लोग पैसा उठाए हैं मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू, जिसमें फॉरेन से बहुत सारे लोग एंजल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और पहला राउंड लेने का हम लोगों का उद्देश्य यही है जो नेटवर्क को इतना बड़ा करे, नेटवर्क को इतना बिल्ड करे। जो हम लोगों का अभी जो कंप्लेन आता है ना, वो ये नहीं आता है जो आपकी सर्विस वाहियात है या आपका ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। अभी सिर्फ एक ही कंप्लेन आता है, हमने टैक्सी सर्च की लेकिन मेरे रूट पे अवेलेबिलिटी नहीं मिली। तो कुल मिला के कहें तो हमें अभी सप्लाई चेन पे काम करना है और हम पैसा जो फंड रेज किए हैं वो सप्लाई चेन पे ही उसको यूटिलाइज। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि सेफ्टी को कैसे ध्यान में रखते हैं आप? हाँ देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं जो भी गाड़ी वाले, तो उसका आईडी एक्टिवेट तभी होता है जब उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, फिर केवाईसी होता है। अब तो हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन वाला भी सिस्टम ला रहे हैं, जो ड्राइवर का आधार ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद अप्रूवल देंगे। ये धीरे धीरे होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम इनहेंस तब करेंगे जब मेरे पास पैसे होंगे, हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क हो जाएगा, एक बेहतर टीम बन जाएगा। तो हमारा पहला फोकस था एक अच्छा टीम बनाना, क्योंकि बिना टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी टीम के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी टीम के आंखों में सपना होना चाहिए, वो सपना होना चाहिए जो सपना आप देख रहे हैं। और अगर आपका टीम उस लायक बना लिया आप, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आपके पास आप फाउंडर आर्या गो के रहे हैं। आर्या गो कैब अच्छा बिजनेस भी बिहार में कर रही थी, उसको छोड़ के फिर मतलब रोडवेज की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? आप उसको चाहे तो बड़ा ब्रांड बना सकते थे बिहार में। ऑब्वियसली बना सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी, कुछ ऐसा घाव मेरे अंदर रहा होगा जिस घाव को अभी हम नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे किसी को, क्योंकि पहले हम उसको भरने पे काम कर रहे हैं। और जिस दिन वो भर जाएगा तो हम एक बुक लिख रहे हैं द पागल। अच्छा। तो उसमें सारा वो चीज मेंशन रहेगा, मेरी जर्नी क्या रहा, कितना स्ट्रगल किए, किन किन समस्याओं से लड़े, कैसे कैसे लोगों से मिले, किन से अच्छा रिस्पांस मिला, किन से नेगेटिव रिस्पांस मिला, उन सारी चीज़ों को हम द पागल में लिखेंगे। तो बेसिकली हमको उसको बड़ा कर सकते थे, नो डाउट, लेकिन कुछ कमियां थी जिसको हम नहीं दूर कर पाए, वो हमारी गलती हो या हमारी टीम की गलती हो। तो मुझे लगा जो एक होता है ना छोटी सी छोटी बातों पे उलझना, तो उलझने से अच्छा था, मुझे लगा, मुझे कॉन्फिडेंस था मैं दोबारा बना सकता हूँ। तो मेरे अंदर एक बीमारी है, हम अगर कोई चीज मेरा गुम हो जाता है, खो जाता है या बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, डूब जाता है, तो उसके लिए हम खेद नहीं करते हैं, हम पुनः दोबारा बनाने के लिए फिर से मेहनत शुरू कर देते हैं। और उसी का नतीजा है रोडवेज, जो एकदम टैगलाइन लेके आए हैं, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, और ला भी रही है। क्योंकि बहुत कम समय में, जैसे हम लोग 4 करोड़ का वैल्यू पे फंड रेज कर लिए, बहुत कम समय में 2.25 लाख लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और हम लोगों को जो आउटपुट बिहार से मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है बिहार एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला स्टेट है। और बिहार का आबादी जो है अगर देखें तो जापान से बड़ा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि स्टार्टअप बिहार में सरकार कितना सपोर्ट करे स्टार्टअप को लेकर, और दूसरी बात कि जो इन्वेस्टर है बाहर के, उनका बिहार को लेकर कैसा रिस्पॉन्स रहता है? दो चीज है, देखिए, सरकार का जो स्टार्टअप बिहार वाला जो कार्यक्रम है, जो उसमें कुछ फंड भी सरकार दे रही है, 10-12 लाख रुपए हेल्प आपको मिला है इस फंड? अभी हम नहीं लिए हैं, अभी आप आगे देखेंगे। तो उससे छोटे छोटे जो स्टार्टअप है जिनको अपने आइडिया को वैलिडेट करना है, उनके लिए वो 10 लाख रुपए ठीक है, वो लेके वैलिडेट कर सकते हैं, फिर अर्ली स्टेज में आएंगे, फिर स्केलिंग में जाएंगे, तो फंड की तो जरूरत पड़ेगी। जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े एंजल इन्वेस्टर लोग हैं ना, सारे लोग कंफर्ट जोन खोजते हैं, ये फैक्ट है। तो जो जब तक आप अर्ली स्टेज में है ना, तब तक आपको अपने एंड से जो एफर्ट लगा के जो इन्वेस्टर लाना होगा ना, छोटे छोटे इन्वेस्टर 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख के, वो आपको एफर्ट लगा के लाना होगा। क्योंकि अर्ली स्टेज में बड़ा इन्वेस्टर आपके साथ नहीं आएगा, उनको भी चाहिए, उनको भी दिखना चाहिए जो आप उनके पैसा को 10x, 20x, 30x, 100x बढ़ा करके देंगे। तो आप उसको
100x का कमिटमेंट कब कर सकते हैं? जब आप अर्ली स्टेज में पहुंच के आप अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करके उसको उसमें अट्रैक्शन लाना शुरू कर देंगे, मीन्स रेवेन्यू में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, तो फिर अगर आइडिया में दम रहेगा तो इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएगा। अमूमन क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं जो ये बिजनेस में कंपटीशन आएगा या वो फलाना कर रहा है ठिकाना कर रहा है, और मेरा मानना है ये सब कुछ नहीं है। आप अभी बिहार खाली है, वहां हम बना देंगे, कल कोई बड़ा प्लेयर आएगा बेच के निकल लेंगे। अंतिम उद्देश्य क्या होता है लोगों का? धंधा बनाना, पैसा बनाना। तो जब मेरे पास कुछ नहीं था तब बना दिए, जब मेरे पास जब बेचेंगे तो कुछ बड़ा पैसा होगा तो फिर कुछ और बड़ा बनाएंगे। बहुत सारा स्कोप है। नहीं तो सर्व करने का जो एक होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बना के फिर हम निकल लेंगे वहाँ से, तो यही चलता रहेगा क्या? स्टेबल होने का क्या स्कोप नहीं दिख रहा है? देखिए दो ही चीज, क्योंकि आर्या से ऑलरेडी आप निकल चुके हैं। देखिए जब कोई बड़ा हो जाता है, जैसे अभी स्विगी और जोमेटो को ले लीजिए, यही दो प्लेयर बचेगा, बाकी सारा एक्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन में हम बड़ा बना लिए तो हम एक्वायर करेंगे सबको, नहीं तो कोई और अगर बड़ा बना तो वो हमको एक्वायर करेगा। फैक्ट यही है। तो अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं जो एक्वायर होना है। अच्छा, अंत तक एफर्ट लगाएंगे। बाद में एक मेरा एग्जांपल हुआ, जो इन्वेस्टर जो सवाल पूछते हैं कॉम्पिटिटर आएगा तो क्या करेगा, तो वहाँ जवाब देना चाहिए, स्टार्टअप को बना के बेच देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कि आपने 12वीं तक की पढ़ाई है और अभी रोडवेज में जो है IIT, आपने बताया कि IIT आपको इन्वाइट किया था प्लेसमेंट के लिए, तो कैसे आप उसको कन्विंस करते हैं? क्योंकि और दूसरी बात कि जो एम्प्लॉय आपके अंदर काम कर रहे हैं, IIT IIM जैसे बड़े संस्थान के अगर एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर लगता है ईगोइस्टिक वाली प्रॉब्लम कि यार मैं 12वीं पास के नीचे काम कर रहा हूँ? ऐसा कुछ मतलब आपको फील हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कोई फील, क्योंकि और कैसे कन्विंस कैसे करते हैं IITian को कि मेरे साथ काम करो आके, वो बिहार जैसे राज्य? ऐसा देखिए, कन्विंस करना तो थोड़ा सा मुश्किल है ही, क्योंकि लोग नहीं आना चाहते, लोगों को स्टेटस चाहिए, जिसके लिए लोग चाहते हैं ना, लोग समाज को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। फैक्ट यही है। अगर आपके पास डिग्री है, किसी अच्छे संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं, तो आपको नौकरी ही चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मिले, चाहे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि आप वापस आके अपने लोगों के बीच में कुछ नहीं करना चाहते हैं। एक छोटा सा हमारा एक परिचित है, वो लॉकडाउन के समय में वो वापस चले आए थे, वो IT इंजीनियर थे, तो वो अपने घर में आके एक स्टार्टअप शुरू किया, मतलब घर में बैठ के वो काम कर रहा था, कुछ कोडिंग वगैरह कर रहा था। 2-3 महीना तक घर से बाहर नहीं निकला, अपना पागल की तरह अपना कोड लिख रहा था वो। तो 3 महीना बाद उसके आसपास हल्ला हो गया, जो उसका दिमाग खराब हो गया, वो पागल हो गया है, घर से नहीं निकलता है। तो समाज को इन सब चीजों पे नजर रहती है, जो फलानमा का बेटा कहाँ काम कर रहा है, घर में क्यों बैठा हुआ है, वो नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। तो बहुत सारा डर है, लोगों को लगता है लोग पूछेगा, लोग बोलेगा, तो समाज के डर से लोग बैक नहीं आना चाहता है। नहीं तो लोगों के पास प्रतिभा है, और इस चीज को बिहार के लोग साबित भी किए हैं। हम हर चीज में नंबर 1 है, चाहे वो UPSC की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट। नहीं, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मतलब IIT वाले आपके पास नौकरी करे, मतलब ऐसा क्या क्या जादू देते हैं उनको? अनुभव है हमारा अनुभव, और उनका क्या कहते हैं उसको, एक उनका थ्योरी, मेरा प्रैक्टिकल, दोनों जब मिलता है तो कुछ बवंडर होता है, अच्छा लगता है। सबसे बड़ा चीज है आउटपुट। जब आउटपुट आने लगता है ना तो काम करने में अच्छा लगता है। ऐसा मेरे टीम में किसी के अंदर ये भावना नहीं है जो मेरे पास डिग्री नहीं है और मेरे पास बड़ा डिग्री है तो हम इनके साथ क्यों काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भावना नहीं है। अच्छा, आपके बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई आप बताएंगे कि ऐसा अक्सर होता भी है कि जब हम सक्सेस कर जाते हैं किसी फील्ड में तो ऑलरेडी बहुत सारी कहानियाँ मार्केट में चलने लगती हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप रिक्शा चलाते थे दिल्ली में, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा भी, तो रिक्शा चलाते थे, उसके बाद पटना में सब्जी वगैरह भी आपने कुछ दिन तक बेची, फिर ड्राइविंग की नौकरी भी आपने की, है ना? तो ये क्या किस्सा है, क्या मतलब ये वाकई सच है? ये मेरे जिंदगी का गुना भाग और मेरे पागलपंती के बीच का रेस है ये। क्योंकि एक दिन में कोई बड़ा नहीं हो जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी बड़ा होता है, उसको चलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसी तरह जैसे जब हम चूंकि शादी बहुत पहले कर लिए थे हम, मतलब उसको एक तरह से कहें तो बाल विवाह कर लें, तो जिम्मेदारी तो सर पे आ गई थी, तो नौकरी तो चाहिए ही चाहिए था। क्योंकि अमूमन कहा जाता है ना, जो भाई पहले नौकरी कर ले फिर छोकरी ले आना, तो पहले हम छोकरी ले आए थे, फिर नौकरी की तलाश में गए थे, तो जिम्मेदारी सर पे थी। तो वो एक चपरासी का था, एक कंपनी प्लेसमेंट के लिए गई हुई थी सहरसा, छोटा छोटा जॉब मेला नहीं लगता, आज भी लगता है कहीं कहीं जाके, तो वहाँ एक जॉब था पटना में चपरासी के नौकरी के लिए।
तो वहाँ हम अपना डाले थे, सर्टिफिकेट वगैरह लगाए थे, मार्कशीट वगैरह। तो पट्टा में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो उस दिन हम आईफोन का लोगो नहीं पहचान पाए थे। तो हाँ, ये किस्सा भी बहुत शेयर किया जाता है आपका। तो उसमें हमको जो है सो ये भी नहीं बोला गया कि तुमको नहीं रखेंगे या तुमको रखेंगे, कुछ भी नहीं बोला गया, ठीक है हम बताएंगे, और आज तक वो नहीं बताया हमको। तो वापस आ गए। फिर उसके बाद ड्राइविंग सीखे घर में, पापा सिखा दिए। फिर दिल्ली आए, जो अच्छा पैसा मिलता है ड्राइविंग में। तो यहाँ आए तो कोई गाड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि हमको रूट पता नहीं था यहाँ ना, उस समय गूगल मैप भी प्रचलित नहीं था। तो कोई नहीं दे रहा था गाड़ी, तो हमको लगा कि क्यों ना हम दिल्ली की सड़कों पे घूमें। तो दिल्ली की सड़कों पे कैसे घूमे, जो साइकिल रखा हुआ था वो कहीं ड्यूटी करता था, उससे साइकिल नहीं ले सकते, तो लगा जो रिक्शा ले लेते हैं, कुछ दिन घूमेंगे टहलेंगे। तो वही किया, 8-10 दिन रिक्शा लेके घूमे। फिर बीमार पड़ गए, फिर वापस घर चले गए। फिर पटना आए, पटना में फिर ड्राइविंग का नौकरी शुरू किए। उसके बाद फिर लगा नौकरी को छोड़ दें, इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू किए। अच्छा। इलेक्ट्रिकल का काम शुरू किए। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद लगा नहीं इलेक्ट्रिक नहीं, और कुछ और बड़ा करना चाहिए। मुझे लगा ऑनलाइन सब्जी बेचना है, उसका स्कोप दिखा। तो उसमें हम जो अपार्टमेंट पंपलेट बांटना शुरू किए, और सब्जी ले आते थे और कोई ऑर्डर ही नहीं आता था। अंत में शाम में एक चटाई लेके आते थे, सड़क किनारे बिछा देते थे, और सब्जी जो लाए थे जो बर्बाद होने वाला था उसको बेच लेते थे। तो कभी कोई काम करने में हमको शर्म नहीं लगा, और एक एक स्टेप करके करना पड़ा। एक आपकी जिंदगी की कहानी एक अध्याय में सीमित नहीं हो सकती है, मतलब एक अध्याय में कई चैप्टर हो सकते हैं। तो ये चैप्टर जो स्ट्रगल का दौर रहा, जो फेज रहा ना, वो बहुत तरीके अलग अलग तरीके का रहा। तो कोई अपना वो आईफोन वाला स्टोरी चला देते हैं, कोई रिक्शा वाला स्टोरी चला देते हैं, कोई सब्जी वाला स्टोरी चला देते हैं, लेकिन सारे स्टोरी का कॉम्बिनेशन द पागल में मिलेगा। और उसको लिखने में अभी लिखा जा रहा है, उसको पब्लिश होने में अच्छा, आप लेखक भी है मतलब? नहीं, हमको लगता है जो हम कुछ ऐसा लिखे जो मेरे जैसे जो गरीब का बच्चा है ना, जो सपना तो देखता है लेकिन डर से आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और भी था कि जैसे आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि आप जिस मुकाम पर हैं तो वहाँ तक पहुँचना उनका सपना होता है, ठीक है। तो कैसे, मतलब वो उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं पहली बात, और वो क्या करे, मतलब कैसे यहाँ तक एक दूसरा दिलखुश कुमार बिहार में आए? देखिए, हम हजारों दिलखुश कुमार हैं बिहार में। हमारा मानना है, हम जो अगर कोई दिलखुश कुमार बनना चाहते हैं तो 3 चीज भूलना पड़ेगा, नींद और निंदा। तीसरा चीज पागलपंती आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपको कोई गाली दे रहा है या आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो आप बोलिए हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं। आप एक्सेप्ट कर लीजिए हाँ मैं हूं, क्योंकि वो लोग आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। लोग नहीं चाहते हैं जो अगर आपके अंदर कुछ, आपके पास कुछ, जितने भी लोग होते हैं ना आसपास के, ये चाहते हैं आप अच्छा करें ऊपर के मन से, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा करें ये कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए आपके अंदर कमी निकाला जाता है और आपके अच्छाइयों को नहीं, आपके कमियों को प्रचारित किया जाता है, जिससे लोग डिमोटिवेट होता है, चलो छोड़ देते हैं, बाहर चला जाता है, काम ड्रॉप कर देता है। तो वो चीज आपको अपने अंदर से निकालना होगा। आप एकदम ये हो जाइए, थेथर, देसी भाषा में बोलते हैं, थेथर हो जाइए। लोग आपको पागल बोले, फ्रॉड बोले, चोर बोले, लुच्चा बोले, जो भी बोले, हाँ मैं हूं। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान को केंद्रित रखिए। समय लगता है, बिना समय का कुछ नहीं होता है। मुझे रोडवेज बनाने में 8 साल, जब हम 9 साल मेहनत किए तब जाके आज रोडवेज बना है। तो ये एक दिन में नहीं बना है, ये 8-9 साल का जो मेरा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। वो बहुत ऐसी कहानियां हैं जो अभी हम पब्लिश नहीं किए हैं, वो पढ़ के लोगों का आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रगल वास्तव में सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चा को करना पड़ता है। क्योंकि स्ट्रगल का सबसे बड़ा चीज है फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आपके पॉकेट में पैसा रहेगा ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फैक्ट तो यही है, जो गरीब के पास पैसा नहीं रहता है, और कहानी भी गरीब की ही लिखा जाता है। जो कहानी लिखा जाता है वो गरीब के लिए ही लिखा जाता है, क्योंकि जो जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है उन्होंने उसको थोड़ा बड़ा कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था, शून्य था, उन्होंने कुछ बड़ा कर लिया तो वो कहानी बनती है। जितने भी केस स्टडी वगैरह हम लोग भी पढ़ते हैं तो केस स्टडी में भी हम लोग ज्यादातर यही देखते हैं, जिनके बारे में लोग कह रहे थे नहीं कर पाएगा, वही कुछ अलग किया है, वही कुछ अद्भुत किया है। अच्छा, तो केस स्टडी से मुझे एक और सवाल याद आता है कि किसको देखते हैं आप अपने रोल मॉडल के रूप में, एज ए बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो आप कहते हैं? कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहा है आपको? हमको तो रतन टाटा सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। क्या मतलब एक बात, जो एनर्जी है काम करने का ना, उनको, मतलब जो उनका वो फोर्ड वाला कहानी शायद आप लोग पढ़े होंगे, वो फोर्ड वाला कहानी बहुत काफी इंस्पायर कर रहा है। जो अगर आपको असफलता मिली है,
और दुनिया अगर आप पे हंस भी रही है ना, तो आप उनको एक्सक्यूज जाके मत दीजिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप उस असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आप काम पे लगे रहिए। कोई खुश नहीं हो सकता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप नेता बनने के लिए नहीं जा रहे हैं जो आपको अपने वोटर को खुश करना है, आपको अपने बिरादरी के लोगों को खुश करना नहीं। हम एक एंटरप्रेन्योर है, हमारे पास जो 50 लोग काम कर रहे हैं ना, हमको सिर्फ उसी को खुश करना है। उनको टाइम से वेतन मिल जाए, उनका चूल्हा जलते रहे, और 50 से 100 लोगों की टीम कैसे बनेगी, 100 से 200 लोगों की टीम कैसे बनेगी, बस उसी पे हमको फोकस करना है। मेरा ध्यान उसी पे केंद्रित है। बाकी लोगों का काम है आरोप लगाना, जैसे बहुत तरह का होता है ना, लगते रहता है आरोप, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो हम लोग ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान है। एक बार चपरासी के लिए अप्लाई किया, आप वहाँ रिजेक्ट हो गए, मान चाहते तो दोबारा भी प्राइवेट नौकरी कर सकते थे, लेकिन ये कीड़ा कहाँ से कि मतलब नहीं, अपने को स्टार्टअप भी करना है और कुछ बदलना है, ये इंस्पिरेशन मतलब कहाँ से आया? देखिए, बड़ा नौकरी का या बड़ा कहीं सोचे ही नहीं थे। ये तो माइंड में कभी आया ही नहीं जो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्योंकि लोग ये सपना देखने नहीं दिया। ये गरीब के बच्चा को सपना देखने का भी अधिकार नहीं है। फैक्ट यही है, जो गांव में अगर पक्का का मकान बना हुआ है और वहां का बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है तो लोग कमेंट करते नहीं, ये तो आईएएस बनेगा, ये आईपीएस बनेगा। और कोई भैंस चराने वाला का बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसके पीछे परसेप्शन होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कहीं सुपरवाइजर का नौकरी किसी फैक्ट्री में जाके कर लेगा। तो समाज का परसेप्शन वही सेट होता है जो वो क्लास स्टेटस देख के तय करते हैं किनका बच्चा क्या बनेगा। तो वहां हमारे यहाँ भी ये तो फिक्स था मेरे माथा में, जो लोग बोलता है जो दादा भैंस चरा रहा है तो पोता भी भैंस चराएगा, बाप ड्राइविंग कर रहा है तो बेटा भी ड्राइविंग आपके पिताजी भी ड्राइविंग करते हैं? नहीं, अभी नहीं करते। अभी 2 गाय उनको खरीद के दे दी। तो वो क्या चाहते थे कि दिलखुश क्या बने? उनको लगता था सेना उना में, आर्मी उर्मी में जाए, हाइट अच्छी है। और जब कोई किसी को लगता था उनके ग्रुप में किसी ड्राइवर के बेटे को अगर आर्मी में या बिहार पुलिस में कोई अगर जॉब हो जाता था तो देखते थे पापा 2-3 दिन तक एकदम उदास रहते थे। बोलते देखो उनका मेहनत सफल हो गया, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग में उस पे पानी फेर रहे हो। तो उस समय था एक दौर जो नहीं, तो उन अरमानों को तोड़ के जो है अब आपने ड्राइविंग शुरू कर दी। तो मतलब कैसे ड्राइविंग, मतलब आप चाहते तो पिताजी की बात मानकर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए पिताजी उतना कैपेबल नहीं थे, वो कर सकते थे ऐसा, क्योंकि बहुत कम उनकी आय थी। और फिर हम नौकरी के लिए दोबारा इसलिए कहीं नहीं ट्राई किए क्योंकि हमको लग रहा था, एक तो मेरा 3rd डिवीजन था मैट्रिक में, उस समय मेरा इंटर का सर्टिफिकेट नहीं आया था, इंटर मेरा 2nd डिवीजन था आर्ट्स से। तो हमको लगा कि कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो फिर वही चीज़ है, इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है जो पापा भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी गाड़ी चलाएंगे, दिल्ली मुंबई में जाके चलाएंगे, मेट्रो सिटी में जाके चलाएंगे। लेकिन बाद में लगा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो कई ड्राइवर के बच्चे फेस कर रहे होंगे। तो अब अभी जो हमारा मोटिव भी है, जो हम ड्राइवर का अर्निंग को कैसे बढ़ाएंगे उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जैसे जो ड्राइवर हैं उनके बाल बच्चा को अपने वो जो सपना देख रहा है ना, उस सपना को मारना नहीं पड़े। तो आपके पिताजी तो नहीं चाहते थे ना कि आप ड्राइविंग करें, इस फील्ड में जाएं? नहीं चाहते थे, उनका परसेप्शन बदलना है। हाँ, उनका परसेप्शन बदलना है। वो नहीं चाहते थे ड्राइवर बने, लेकिन आज ड्राइवर बन के ही उनको लगता है जो नहीं, हम कुछ अच्छा काम मेरा बेटा कर रहा है। तो आप जो है उन तमाम माँ बाप जो है, माता पिता, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश में अधिकांश ऐसी आबादी है जो मतलब पेरेंट्स से अपना डिसीजन थोपते हैं बच्चों पे कि चलो तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको MBA करना है या किसी भी फील्ड में जाना है, उनका डिसीजन होता है। ऐसे में आप उनको क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, कैसे मतलब वो? देखिए, हमारा अपना मानना है, जो ये जो परसेप्शन बच्चा को डे फर्स्ट से स्कूल भेजते वक्त माइंड में सेट कर देते हैं गार्जियन, जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ सिर्फ नौकर पैदा हो रहा है। डे फर्स्ट से उसके माथा में गोल सेट कर दिया जाता है, पढ़ो लिखो, IAS बनो, IPS बनो, दरोगा बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लोग पढ़ के थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए, क्योंकि बचपन में जो चीज सिखाया जाता है ना, वो अंत तक याद रहता है। हम लोगों को भी बचपन में बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाया गया था, वो अभी भी याद है, उसको भूलते नहीं है, कहीं ना कहीं वो जहन में आके बैठ जाता है। तो बच्चा को अपना भविष्य खुद सेलेक्ट करने दीजिए, वो किस फील्ड में बेहतर कर सकता है। जिस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है ना, वो 4000-5000 घंटा अगर उस फील्ड में काम करने का दे दिया ना अपना, तो उस फील्ड में अच्छा कैरियर बना सकता है। तो वैसे भी तो 18-19 साल पेशेंस रखते हैं ना माता पिता, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक। तो ग्रेजुएशन के बाद उनको 3 साल का और समय दे दीजिए। 3 साल तक बच्चा जो पढ़ा है,
फिर मार्केट को लर्न करेगा, उसको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से करेंगे। अब माता पिता क्यों प्रेशर देते हैं? समाज के डर से, क्योंकि उनको पता है हमको कमेंट सुनने को मिलेगा फूफा से, मामी से, ताऊ से, ताई से, अरे मेरा बेटा तो ये कर रहा है, मेरा बेटा तो वो कर रहा है, फलनमा का बेटा घरे में रहता है। मतलब वो भी समाज के डर से। आपको भी तो सुनने को मिला होगा ये सब। हम इन सब चीजों से अब बता ना, इस कान में रुई है, इस कान में रुई है, आवाज अंदर जाता ही नहीं। तो आप जब मतलब जिस मुकाम पे अभी आप हैं, तो वहाँ से बाकी लोग जो देखते हैं, जो जिस मतलब जब आप सक्सेस नहीं थे, जब आप एक स्ट्रगल फेज में थे, तो वहाँ उनका जो कमेंट मिलता था और आज जो जिस मुकाम पर हैं, तो क्या उनके तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहता है? अब तो काम में इतना मगरूर हो गए हैं ना, जो पहले जिन लोगों के साथ बैठते थे, मिलते थे, उन लोगों से दर्शन भी नहीं हो पाता है, तो उनका ओपिनियन कैसे जानेंगे? तो ये अच्छी बात है जो हम ऐसे ही काम में लीन रहे, ताकि फिर उनके पास बैठने का समय ना मिले। ये हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे गांव में अभी आप बताए ना, बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे हैं लोग, लेकिन आज भी हमारे गांव में लोग बेरोजगार, कुछ लोग ताश खेलते हैं चौराहे पे, कुछ लोग नशे का शिकार हो गए हैं। तो अगर वो चाह लेना, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो आईएएस हैं, जो अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, जो 2-2, 4-4 लोगों को ही अपने रिकमेंडेशन से कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब लगा देंगे ना, तो वहाँ ये चीज़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग नशे की तरफ जो बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है। उसके पास कोई रोजगार नहीं है, दिन भर घूमना है, किसी चौराहे पे टाइम स्पेंड करना है। तो पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को, जो सेटल्ड है कहीं, उन लोगों को सोचना चाहिए जो आसपास के 2-4-5 लोगों को कहीं ना कहीं लगा दें। एक बार लगा दें, 2 बार दें। अपना बच्चा अगर कितनों गलती करता है, तो कोई माँ बाप बोलता है जो मेरा बच्चा जो है सो खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, वो अपना बच्चा का शिकायत कहीं नहीं करता है, लेकिन दूसरे के बच्चा का गलती को पूरा प्रचारित करते हैं, हर जगह बताते हैं। हम कहते हैं मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा एकदम राम की तरह है, तो फिर रावण की तरह बाजार में किसका बच्चा कर रहा है? किसका बच्चा कर रहा है? तो माँ बाप को ये चीज ही समझना चाहिए, अगर मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो अगर कोई लोग हमको आके बोल रहा है जो आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, तो उस चीज को नोटिस करें। भले ही हम लोगों का नहीं सुने, उसको मतलब अपना स्टेटस बचाने के लिए उसको हम डांट के, फटकार के, झगड़ ले लोगों से, नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, लेकिन बाद में उसको एनालिसिस कीजिए जो नहीं ये गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको सही दिशा में कैसे जाए, उसको जॉब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, उसको रोजगार करने के लिए मोटिवेट कीजिए। क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे सारी नाकामियों को, चाहे वो नशे की लत में हो, आपराधिक प्रवृत्ति का हो, सारे लोग अच्छे जगह पे आ सकते, सिर्फ अगर रोजगार उसको मिले, अच्छा रोजगार, जो उसके मन लायक का रोजगार हो। हम जैसे धंधा बोले ना, हम बहुत तरह का धंधा किए, सब्जी वाला धंधा किए, रिक्शा चलाया, ड्राइविंग किए, फलाना, लेकिन किक नहीं मिल रहा था। आर्या को बनाया, किक नहीं मिल रहा था। रोडवेज में हमको किक मिला, पूरा एफर्ट लगा दिया, 6 महीने में आउटपुट आ गया। तो एक रिक्शा चालक जो पहले रिक्शा चलाता था कभी, आज आपकी कंपनी रोडवेज का वैल्यूएशन क्या है? अभी कितने करोड़ की कंपनी बना चुके हैं? अभी रिसेंटली 4 करोड़ का वैल्यू हम लोग का 6 महीना में बना है, और उम्मीद है नेक्स्ट फंड राउंड हम लोग अगले 6 महीने में करेंगे 20 करोड़ के वैल्यू पे। कहते हैं कि जो लंबी दूरी तय करके आया ना, उसके पास अनुभवों का पहाड़ होता है। आपकी लाइफ जो है कुछ ऐसी ही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उन युवाओं को जो ज़िंदगी में वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, खासकर वैसे बैकग्राउंड से आके जहाँ से आप आए हैं, है ना। कोई 12वीं पास है, कोई ऐसे बहुत करीबी से उठ के ऊपर तक पहुँचना चाहता है, उसके लिए कहानी इंस्पिरेशन भरी हो सकती है। हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे क्योंकि समय की अपनी एक चाल होती है और उसे हमें उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन जाते जाते हम आपसे 2 क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि एक तो ये है कि रोडवेज जो आप बता रहे थे कि 4 करोड़ की वैल्यूएशन है उसके भी फिलहाल, उससे अगर कोई जुड़ना चाहे, मान लीजिए कोई ड्राइवर आपसे जुड़ना चाह रहा है कोई, तो कैसे वो आपसे कनेक्ट करे, कैसे जुड़े? रोडवेज का एक मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसके लेफ्ट मेन्यू में ऐड ड्राइवर का ऑप्शन आता है, वहाँ ड्राइवर में क्लिक करके अपना दस्तावेज, वहाँ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। विदिन 24 आवर में आप उसको कॉल जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसके बाद जुड़ सकते हैं। कितना कमा सकता है महीने में वो ड्राइवर? देखिए हमारा रोडवेज का 2 मॉडल है। एक तो वो बताया आपको, जो वो खाली कभी जा रहा है तो मेरे साथ कनेक्ट होकर पैसेंजर ले जा सकता है। दूसरा मॉडल है जो वो हमारे साथ कंप्लीट जुड़ जाए और उसको 1 वे में चलना पड़ेगा, उसको रिस्क से इसको होना चाहिए, जोखिम उठा लें, एक कहीं चले जाए खाली, 2-4-5 घंटा प्रतीक्षा करें और पैसेंजर लेके आ जाए। तो ऐसे लोग महीने का 60,000-55,000 रुपए हमसे कमा रहे हैं। 55 से 60 हज़ार? 55 से 60,000। सबसे बड़ा फायदा है जो हमारे यहाँ जो कस्टमर है उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा ये फायदा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो लोगों का पहले का बजट था 3,000 का कहीं पे, वो 1,500, 1,600, 1,700 बिहार में मतलब कहाँ है सर्विसें?
पटना से बिहार के हर गांव जाने के लिए और बिहार के हर गांव से पटना आने के लिए अभी पहला फेज में हम लोग काम कर रहा है। उसके बाद फिर एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करेंगे। मतलब फेज बाय फेज हम लोग काम करेंगे। अभी तो 6 महीना 8 महीना हुआ है। हमारा विजन यही है जो बिहार के एक एक गांव को शहर से वन वे टैक्सी से जोड़। तो अभी फिलहाल पटना से किसी भी मतलब बिहार के कहीं भी जा सकते हैं और आउट स्टेशन 50 किलोमीटर से ऊपर आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो दूसरी कंपनी के मुकाबले जैसे कि मैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, मतलब क्या प्राइस का क्या रहता है आपके पास ही क्यों मतलब आए? बहुत का ही अंतर जैसे है, बहुत का ही अंतर है। जैसे लोग कंपेयर करते हैं तो लोग बुद्धिमान हो गए हैं ना। लोग अगर अमेजन से सामान खरीद रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पे जाके एक बार चेक करते हैं। तो वैसे बहुत जगह चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लोग रोडवेज के पास रखते हैं। हमको लोग अगर मेरा शिकायत होता है, रिव्यू मेरा खराब जाता है तो ये नहीं खराब जाता है जो आपने सर्विस घटिया दिया, ये खराब जाता है मुझे टैक्सी नहीं मिली। तो समझ लीजिए लोगों का दर्द, जो उनका पैसा हम बचाते हैं इसीलिए लोग इतना प्यार करते हैं और लोग यही रिव्यू करते हैं मुझे नहीं मिली। और दूसरे जगह से वो वही चीज को टैक्सी यूज करते हैं तो वो ज्यादा पैसा देके यूज करते हैं, डबल देके। तो कितना मतलब कितना का अंतर रहता है? एवरेज जो गैप है ना हम लोग का, जो एक एवरेज टिकट साइज होता है ना, वो कस्टमर का हम लगभग एवरेज 1500 रुपए पर कस्टमर का बचा रहे हैं। क्योंकि मेरा आउट स्टेशन राइड है, लोकल राइड पे हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में करेंगे। तो बिहार से बाहर निकलने का भी प्लान है कुछ? है, अभी पहले थोड़ा सा बिहार को ठीक कर ले। बहुत बड़ा है बिहार, थोड़ा सा उसमें बहुत बड़ा मार्केट है बिहार। लोगों को लगता है दूर बैठे हुए नहीं, बिहार छोटा सा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है बिहार में। और इस चीज को हम जैसे एंटरप्रेन्योर साबित करेंगे। ओके, तो बिहार में पहले अपनी जगह मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे। उसके बाद ठीक है। जाते जाते जो है आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि आप खुद एक युवा हैं, ठीक है, और अब भली भांति समझते हो गए आप जिस बैकग्राउंड से, जिस स्ट्रगल फेज से गुजर के यहाँ तक पहुँचे। आप तमाम जो लोग काम कर रहे हैं, खास के बिहार से हैं, तो आपने देखा होगा दिल्ली में कि कितने बिहारी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपने गोल को जो है आगे लेके जाए? लक्ष्य, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ भी, आपके पास कुछ जीने खाने के लिए अगर आप पैदा हुए हैं तो जाके नौकरी कर लीजिए। वो सिर्फ आपको जीने खाने के लिए देगा, कुछ बड़ा करने के लिए नहीं देगा। लेकिन आप जीने खाने के लिए नहीं, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने जनरेशन को 2-3 जनरेशन ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप जॉब छोड़िए। जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में लग जाइए, वही बिजनेस बना लीजिए, वही धंधा बना लीजिए। जरूरी नहीं है जो सब कोई जो है टेक पे ही आएगा। बहुत सारा ऐसा, जैसे मखान का देख लीजिए, चाय पत्ती का देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा धंधा है जो लोग कर सकता है। अपना धंधा अगर कर लेगा, किराना दुकान कोई चला रहा है, 2 लोगों को रोजगार दे रहा है, उसको हम अच्छा मानते हैं। एक इंजीनियर से ज्यादा वो कमाता है। एक चाय वाला अगर कहीं ठेला लगा के चाय बेच रहा है तो बहुत सारे ऐसे चाय वाले को हम दिखा देंगे जो लाख रुपए महीना कमा रहा है और आपसे बेहतर कमा रहा है। तो कोई धंधा छोटा नहीं होता है। आप देखिए जो प्रॉब्लम क्या है, किस धंधा को हम पकड़े जो हम वहां पे बढ़ सकते हैं। आप वही धंधा को पकड़ के आप 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना अगर कमाना शुरू कर दिए स्टार्टिंग में, तो वो समझिए नौकरी से बेहतर है और उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस वही नींद और निंदा, दूसरे क्या बोलेंगे, अगर आपको काम है तो नींद नहीं आना चाहिए। इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। लोग गाली दे रहा है सुनते रहिए, आप अपने काम में लगे रहिए, एक ना एक दिन बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। और बिहारी तो कहते हैं ना, वो माझी द माउंटेन मैन जो है उनको पढ़िए और उनको देखिए, पढ़िए उनको करीब से और देखिए जो जिनको लोग पागल कहता था, आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर में अपना नाम दर्ज करके वो चलेगा। तो अगर इतिहास के पन्नों में आना है तो पागल बनना पड़ेगा। जब तक आप पागल नहीं बनेंगे तब तक आप इतिहास के पन्नों में नहीं कैद होंगे। तो मतलब इतिहास के पन्नों में कैद होने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। बाकी पढ़े लिखे लोग तो उस पन्ना को पढ़ेंगे, आपकी स्टोरी को। तो चलिए हम इस इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।